हम पढ़ रहे थे जामुन का पेड़ हास्य व्यंग्य, जिसके लेखक थे कृष्णचंद्र, है ना। हमने इस जामुन का पेड़ जो हास्य व्यंग्य है उसमें पढ़ा कि किस तरह एक जामुन का पेड़ गिर गया है एक, और उसमें एक व्यक्ति दब चुका है। उसको सभी लोग जो आसपास के लोग हैं, समाज के लोग हैं, उस ऑफिस के लोग हैं, निकालने की बजाय फाइल पर फाइल आगे बढ़ते जा रही है कि जब उससे बड़े अधिकारी बोलेंगे, उससे बड़े अधिकारी बोलेंगे, उससे बड़े अधिकारी बोलेंगे, तब जाके कि वो पेड़ को उठाया जाएगा वहां से और उस दबे हुए आदमी को निकाला जाएगा। अन्यथा जब से वह आदमी वहीं पड़ा है और कुछ लोगों ने दया करके उसको वहीं खाना खिलाया। तो देखिए आगे, माली ने दबे हुए आदमी से कहा, पेज नंबर निकालना है आपको, 105 नंबर का पेज निकालना है, कि तुम्हारी फाइल चल रही है, उम्मीद है कल तक फैसला हो जाएगा। दबा हुआ आदमी कुछ नहीं बोला। माली ने पेड़ के तने को ध्यान से देखकर कहा, अच्छा हुआ कि तना तुम्हारे कूल्हे पर गिरा, अगर कमर पर गिरता तो रीढ़ की हड्डी टूट जाती। दबा हुआ आदमी फिर भी कुछ नहीं बोला। माली ने फिर कहा, तुम्हारा यहाँ कोई वारिस है तो मुझे उसका अता पता बताओ, मैं उन्हें खबर देने की कोशिश करूंगा। फिर उसने क्या बोला, मैं लावारिस हूँ, दबे हुए आदमी ने बड़ी मुश्किल से कहा। माली खेद प्रकट करता हुआ वहां से हट गया, यानी कि उसको दुख लगा कि इसका कोई नहीं है। अगले दिन क्या हुआ देखो, तीसरे दिन हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, हॉर्टिकल्चर बताए थे हम किससे संबंधित है, उद्यान से संबंधित, से जवाब आया। बड़ा कड़ा जवाब था और व्यंग्यपूर्ण। क्या था, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी साहित्य प्रेमी आदमी जान पड़ता था, है ना। तो उसने लिखा था, आश्चर्य है इस समय जब हम पेड़ लगाओ स्कीम ऊंचे स्तर पर चला रहे हैं, हमारे देश में ऐसे सरकारी अफसर मौजूद हैं जो पेड़ों को काटने का सुझाव देते हैं, और वह भी एक फलदार पेड़ को, और वह भी जामुन के पेड़ को, जिसके फल जनता बड़े चाव से खाती है। ऐसा कौन कह रहा है, वो अधिकारी कह रहा है। हमारा विभाग किसी हालत में इस फलदार वृक्ष को काटने की इजाजत नहीं दे सकता। अब क्या किया जाए। इस पर एक मंचले ने कहा, एक युवक है मंचला, उसने क्या कहा, अगर पेड़ काटा नहीं जा सकता तो इस आदमी को ही काट कर निकाल लिया जाए, है ना। इसने भी व्यंग्य कर दिया। ये देखिए, उस आदमी ने इशारे से बताया, अगर इस आदमी को ठीक बीच में से यानी धड़ से काटा जाए तो आधा आदमी इधर से निकल आएगा। मतलब उसने व्यंग्य कर दिया कि जब पेड़ को नहीं काट सक रहे हैं तो किसको काट दिया जाए, जो व्यक्ति उसमें दबा है ना। ऐसी हमारी समाज की, देश की व्यवस्था है कि जो आदमी दब गया उसको ना निकालने की बजाय पेड़ को उठाना भी नहीं अच्छा समझ रहे हैं। आधा आदमी उधर से बाहर आ जाएगा और पेड़ वहीं का वहीं रह जाएगा। मगर इस तरह तो मैं मर जाऊंगा, दबे हुए आदमी ने आपत्ति प्रकट करते हुए कहा। यह भी ठीक कहता है, एक क्लर्क बोला, है ना। आगे देखिए क्या होता है, आदमी को काटने वाली युक्ति प्रस्तुत करने वाले ने भरपूर विरोध किया। आदमी को काटने वाली युक्ति प्रस्तुत करने वाले ने भरपूर विरोध किया। आप नहीं जानते हैं आजकल प्लास्टिक सर्जरी कितनी उन्नति कर चुकी है। मैं तो समझता हूँ अगर इस आदमी को बीच में से काट कर निकाल लिया जाए तो प्लास्टिक सर्जरी से धड़ के स्थान से इस आदमी को फिर से जोड़ा जा सकता है। अब आगे देखिए, इस बार फाइल को मेडिकल डिपार्टमेंट में भेज दिया गया। मेडिकल डिपार्टमेंट ने फौरन एक्शन लिया और जिस दिन फाइल उनके विभाग में पहुंची उसके दूसरे ही दिन उन्होंने अपने विभाग का सबसे योग्य प्लास्टिक सर्जन छानबीन करके भेज दिया, है ना। सर्जन ने दबे हुए आदमी को अच्छी तरह टटोलकर उसका स्वास्थ्य देखकर खून का दबाव देखा, नाड़ी की गति को परखा, दिल और फेफड़ों की जांच करके रिपोर्ट भेज दी। इस आदमी का प्लास्टिक ऑपरेशन तो हो सकता है और ऑपरेशन सफल भी होगा, मगर आदमी मर जाएगा, इसलिए यह फैसला भी रद्द कर दिया गया। यानी कोई भी फैसले लेते हैं तो सभी अपनी अपनी राय देते हैं और उसके बाद कई बार फैसलों को क्या कर दिया जाता है, रद्द कर दिया जाता है, मतलब उसकी शुरुआत ही नहीं करते। आगे देखिए, रात को माली ने दबे हुए आदमी के मुंह में खिचड़ी डालते हुए उसे बताया कि अब मामला ऊपर चला गया है ना। सुना है कि कल सेक्रेटरिएट के सारे सेक्रेटरियों की मीटिंग होगी, उसमें तुम्हारा केस रखा जाएगा, उम्मीद है सब ठीक हो जाएगा। दबा हुआ आदमी एक आह भरकर धीरे से बोला, ये तो माना कि तगाफुल न करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक, है ना। यानी बोला कि अब चलो किसी तरह मतलब मामला आगे तो बढ़ रहा है।
माली ने अचंभे से मुंह में उंगली दबा ली और चकित भाव से बोला, क्या तू शायर है? मतलब पेड़ के नीचे दबा है फिर भी वो शायरी कर रहा है। दबे हुए आदमी ने धीरे से सिर हिला दिया। दूसरे दिन माली ने चपरासी को बताया, चपरासी ने क्लर्क को, क्लर्क ने हेड क्लर्क को। थोड़ी देर में सेक्रेटेरिएट में यह अफवाह फैल गई कि दबा हुआ आदमी शायर, यानी कि फालतू की बातें वो करते जा रहे हैं। बस फिर क्या था, लोगों का झुंड शायर को देखने के लिए उमड़ पड़ा। यानी वो इतनी तकलीफ में लोग उसको नहीं देख रहे, बल्कि उसने शायरी एक बोल क्या दी तो उसको देखने आ गए। इसकी चर्चा शहर भर में फैल गई और शाम तक गली गली से शायर जमा होने लगी। सेक्रेटेरिएट का लॉन भांति भांति के कवियों से भर गया और दबे हुए आदमी के चारों ओर कवि सम्मेलन का सा वातावरण उत्पन्न हो गया। सेक्रेटेरिएट के कई क्लर्क और अंडर सेक्रेटरी तक जिन्हें साहित्य और कविता से लगाव था रुक गए। कुछ शायर दबे हुए आदमी को अपनी कविताएं और दोहे सुनाने लगे। कई क्लर्क उसको अपनी कविता पर आलोचना करने को मजबूर करने लगे। जब यह पता चला कि दबा हुआ आदमी एक कवि है तो सेक्रेटेरिएट की सब कमेटी ने फैसला किया कि चूंकि दबा हुआ आदमी एक कवि है इसलिए इस फाइल का संबंध ना एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से है ना हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट से, बल्कि सिर्फ कल्चर डिपार्टमेंट से है। मतलब उसको संस्कृति विभाग दे दिया गया है ना। हार्टिकल्चर और उद्यान विभाग, कृषि विभाग दोनों को हटा दिया गया। कल्चर डिपार्टमेंट से अनुरोध किया गया कि जल्द से जल्द मामले का फैसला करके अभागे कवि को इस फलदार पेड़ से छुटकारा दिलाया जाए। फाइल कल्चरल डिपार्टमेंट के अनेक विभागों से गुजरती हुई साहित्य अकादमी के सेक्रेटेरिएट के पास पहुंची। बेचारा सेक्रेटरी उस समय अपनी गाड़ी में सवार होकर सेक्रेटेरिएट पहुंचा और दबे हुए आदमी से इंटरव्यू लेने लगा। तुम कवि हो? उसने पूछा। जी हाँ, दबे हुए आदमी ने जवाब दिया। किस उपनाम से शोभित हो? यानी क्या उपनाम है, क्या सरनेम है तुम्हारी? ओस है ना। सेक्रेटेरिएट जोर से चीखा, क्या तुम वही ओस हो जिसका गद्य संग्रह ओस के फूल अभी हाल में ही प्रकाशित हुआ? दबे हुए कवि ने हुंकार में सिर हिलाया। क्या तुम हमारे अकादमी के मेंबर हो? सेक्रेटरी ने पूछा। तो उसने क्या बोला? नहीं। अब आगे देखिए क्या होता है। आश्चर्य है, सेक्रेटरी जोर से चीखा, इतना बड़ा कवि, ओस के फूल का लेखक और हमारे अकादमी का मेंबर नहीं है? उफ, कैसी भूल हो गई हमसे। कितना बड़ा कवि और कैसी अंधेरी गुमनामी में दबा पड़ा है। गुमनामी में नहीं, एक पेड़ के नीचे दबा हूँ। कृपया मुझे इस पेड़ के नीचे से निकालिए। तो अभी बंदोबस्त करता हूँ, यानी व्यवस्था करता हूँ, बोलता है वो। सेक्रेटरी फौरन बोला और फौरन उसने अपने विभाग में रिपोर्ट की। दूसरे दिन सेक्रेटरी भागा भागा कवि के पास आया और बोला, मुबारक हो, मिठाई खिलाओ। हमारी सरकारी साहित्य अकादमी ने तुम्हें अपनी केंद्रीय शाखा का मेंबर चुन लिया है और यह लो चुनाव पत्र। मगर मुझे इस पेड़ के नीचे से तो निकालो, उसने कहा, है ना। दबे हुए आदमी ने करह कर कहा। उसकी सांस बड़ी मुश्किल से चल रही थी और उसकी आंखों से मालूम होता था कि वह घोर पीड़ा और दुख में पड़ा है। यह हम नहीं कह सकते, सेक्रेटरी ने कहा, और जो हम कर सकते हैं वह हमने कर दिया। बल्कि अब तो यहाँ तक कर सकते हैं कि अगर तुम मर जाओ तो तुम्हारी बीवी को वजीफा दे सकते हैं। अगर तुम दरख्वास्त दो तो हम वह भी कर सकते हैं। मैं अभी जीवित हूँ। कवि रुक रुक कर बोला, मुझे जिंदा रखो। मुसीबत यह है कि सरकारी साहित्य अकादमी का सेक्रेटरी हाथ मलते हुए बोला, हमारा विभाग सिर्फ कल्चर से संबंधित है, पेड़ काटने का मामला कलम दवात से नहीं, अरे आरी कुल्हाड़ी से संबंधित है। उसके लिए हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लिख दिया है और अर्जेंट लिखा है। शाम को माली ने आकर दबे हुए आदमी को बताया, कल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी आकर इस पेड़ को काट देंगे और तुम्हारी जान बच जाएगी। फिर क्या हुआ देखो, माली बहुत खुश था। दबे हुए आदमी का स्वास्थ्य जवाब दे रहा था, मगर वह किसी न किसी तरह अपने जीवन के लिए लड़े जा रहा था। कल सवेरे तक किसी न किसी तरह उसे जीवित रहना है। दूसरे दिन जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी आरी कुल्हाड़ी लेकर पहुंचे तो उनको पेड़ काटने से रोक दिया गया। मालूम हुआ कि विदेश विभाग से हुक्म आया था कि इस पेड़ को ना काटा जाए। कारण यह था कि इस पेड़ को 10 साल पहले पिटोनिया राज्य के प्रधानमंत्री ने सेक्रेटेरिएट के लॉन में लगाया था। अब अगर यह पेड़ काटा गया तो इस बात का काफी अंदेशा था कि पिटोनिया सरकार ने हमारे संबंध सदा के लिए बिगड़ जाएंगे। मगर एक आदमी की जान का सवाल है, एक क्लर्क चिल्लाया। दूसरी ओर 2 राज्यों के संबंधों का सवाल है।
दूसरे क्लर्क ने पहले क्लर्क को समझाया। और यह भी तो समझो कि पिटोनिया सरकार हमारे राज्य को कितनी सहायता देती है। क्या हम उनकी मित्रता की खातिर एक आदमी के जीवन का भी बलिदान नहीं कर सकते? कवि को मर जाना चाहिए। निसंदेह अंडर सेक्रेटरी ने सुपरिटेंडेंट को बताया, आज सवेरे प्रधानमंत्री दौरे से वापस आ गए हैं। आज 4 बजे विदेश विभाग इस पेड़ की फाइल उनके सामने पेश करेगा। जो वे फैसला देंगे वही सबको स्वीकार होगा। शाम के 5 बजे स्वयं सुपरिटेंडेंट कवि की फाइल लेकर उसके पास आया। सुनते हो, आते ही वह खुशी से फाइल को हिलाते हुए चिल्लाया, प्रधानमंत्री ने इस पेड़ को काटने का हुक्म दे दिया है और इस घटना की सारी अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी अपने सिर ले ली है। कल ये पेड़ काट दिया जाएगा और तुम इस संकट से छुटकारा हासिल कर लोगे। सुनते हो, आज तुम्हारी फाइल पूर्ण हो गई है। मगर कवि का हाथ ठंडा था। आंखों की पुतलियां निर्जीव और चींटियों की एक लंबी पात उसके मुंह में जा रही थी। उसके जीवन की फाइल भी पूर्ण हो चुकी। मतलब कोई भी कार्यवाही को उन्होंने, यानी वो जो कार्यवाही थी पेड़ को अलग हटाने की, उसको उन्होंने इतनी लंबी प्रोसेस कर दी है कि वो जो बेचारा व्यक्ति वहां पर दबा हुआ था, ऐसी प्रोसेस करते करते उसकी जान चली गई। लेकिन प्रोसेस कब हुई? उसके मरने के बाद। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था है वो समाज में, देश में देखी जाती है कि कोई भी अगर किसी को भी अपना काम करवाना है तो अगर इस प्रकार की कार्य हो गया तो वो लंबे आगे हो जाती है। और दफ्तर में जो क्लर्क हैं, बाबू हैं, ऑफिसर हैं, सब लोग अभी फाइल वो होगी उसके बाद करा जाएगा। जैसे हॉस्पिटल में हम किसी को एडमिट करने जाते हैं, उसकी जान भली चली जाए, परंतु एक तुमको एक प्रोसेस के लिए क्या करना है, चिट्ठी जरूर बनाना है ना। इस प्रकार की हमारे समाज में जो व्यवस्था है, देश में जो व्यवस्था है, उसका वर्णन इस पाठ में किया गया। तो आज ये चैप्टर यहाँ पर समाप्त हो गया है। आपको जितना रोज पढ़ाते हैं उतना आपको रीडिंग करना है, समझना है अपने से। अगर जो चीज समझ में नहीं आई तो उसको पूछना है और बाकी क्वेश्चन आंसर जो बनते हैं वो करना है, और बाकी तो हम आपको सेंड कर ही देते हैं। तो बच्चों, आज की कक्षा यही समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद।